Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body Platform powered by Abhimanyu IAS. आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ESIC के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड। तो जनरल साइंस में हम लोग कुछ सेक्शन है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह, वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सो जस्ट बी अटेंटिव एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव लॉन्च्ड अ फ्री इनिशिएटिव to for the preparation of EPFO interview process and for the CAPF, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया अपना EPFO का एग्जाम या फिर CAPF का एग्जाम क्वालिफाई किया है, सो आपको क्या मिलेगा, आपको एक पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा डैफ का, और फ्री इंटरव्यू मॉक सेशंस मिलेंगे फ्रॉम द अभिपीडिया टीम अभिपीडिया, राइट। सो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, या आप में से जो भी किसी के बारे में ऐसे जानते हैं कि जिन्होंने क्वालिफाई किया है, दे कैन गेट द बेनिफिट, आप उनको बता के उनको ये बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे सवाल नंबर पहले पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन, ठीक है। ओजोन की कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर इज गुड फॉर ब्रीदिंग, ozone in troposphere is not good for breathing, ozone is present only in troposphere, all of the above. Which of the following statement of ozone is correct, ठीक है। सो आप बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। हाँ जी बताइए। Okay. Now, so ozone in troposphere is not good for breathing. That's absolutely correct. It is very toxic gas. ठीक है। So B option is the correct option. Ozone जो present रहती है stratosphere के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट रहती है, ऑब्वियसली इट एक्ट एज अ शील्ड, ठीक है। सो जितनी भी हमारी यूवी रेडिएशन होती है उसको ये प्रोटेक्ट करती है ताकि वो नीचे ना जाए और उससे जो आगे इफेक्ट होते हैं वो नहीं हो पाते, ठीक है। तो एक एक्ट्स एज अ शील्ड फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर ये नहीं होगी, ये प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं होगी, तो ऑल लाइफ वुड बी मोर सस्पेक्टेबल टू कैंसर, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी और बाकी हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। सो ओजोन जो प्रेजेंट रहती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, अगर हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर के अलावा ट्रोपोस्फेयर की बात करें, उसकी जो प्रेजेंस है ओजोन की ट्रोपोस्फेयर में, विच इज क्लोज टू अर्थ सरफेस, ये ज्यादा कहां पे है, क्लोज टू अर्थ सरफेस पे। इट कैन डैमेज आवर लंग्स, इट इज नॉट गुड फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। बहुत टॉक्सिक है, हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है, क्लियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन होल, ठीक है। ओजोन इसमें बता रहे हैं आपने कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे ओजोन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन कीप्स ऑन हैपनिंग, ओजोन डिस्ट्रक्शन रेट इज हायर देन इट्स फॉर्मेशन रेट, ओजोन डिस्ट्रक्शन रेट इज इक्वल टू इट्स फॉर्मेशन रेट। आपने बताना है कौन सा सही है, राइट। तो आप आंसर दीजिए। हाँ जी यस। सो यहां पे हमारा है बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओजोन फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन कीप ऑन हैपनिंग, यस इट कीप्स ऑन हैपनिंग, एंड जो रेट होता है डिस्ट्रक्शन का वो हायर है देन इट्स फॉर्मेशन रेट, ये भी सही है। क्योंकि आप देखिए ओजोन डिस्ट्रक्शन का रेट हायर इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्लोरो CFC जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है वो इंड्यूस हो रहे हैं, वो बार बार वो ज्यादा उनका रेट है निकलने का, इमिशन का, ठीक है। उससे ओजोन डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो ओजोन इन अ पॉल्यूशन फ्री स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर तो प्रोडक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन बैलेंस पे रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जनरली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 जो है रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम, बट व्हेन CFC are released into the lower troposphere, they diffuse up with the stratosphere, मिल जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसकी जो लाइफ टाइम होती है, जितनी भी CFC की जो एग्जिस्टेंस है वो 50 से 100 साल तक रहेगी,
ठीक है। और जैसे ये मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में मिल गई, चली गई, तो यूवी रेडिएशन क्लोरीन एटम रेडिएट करता है, ठीक है। तो वो जो हमारा CFC है, CFC जब स्ट्रेटोस्फेयर में, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगी तो वो हिट कर जाएगी यूवी रेडिएशन से, उससे अल्टीमेटली होगा क्या, क्लोरीन जो एटम है वो निकलता है, और ये क्लोरीन एटम जो है ये ओजोन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको खत्म करता है। तो ये जो क्लोरीन एटम है ये ज्यादा निकलते हैं, इसीलिए देखा जाता है कि ओजोन का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, नाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड? ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशन, fertilizers which are used in the agricultural activities, thermonuclear weapons and all of the above, ठीक है। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो कौन सा सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, आप बताएंगे? हाँ जी, देखिए इंडस्ट्रियल एमिशन, यस, इंडस्ट्रियल एमिशन इज राइट। इंडस्ट्री से जो एमिशन होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, यस। उसके बाद थर्मल न्यूक्लियर वेपन्स, यस, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इकोटोन? इकोटोन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? ठीक है, इट इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स, इट इज अ मीटिंग प्लेस फॉर of two same ecosystem, density of species is very low here, all of the above. Which of the following statement is true about the ecotone? जल्दी बताइए। ओके, नाउ अगर इन दोनों की बात करें, यस, इकोटोन इज अ मीटिंग प्लेस, बट इट इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स, meeting place of two different ecosystems, not the same ecosystem, right? So A should be the answer. It is two different ecosystem जहां पे मिलते हैं, दो different ecosystem मिलते हैं, वो place जो होता है इकोटोन होता है। जैसे आपने देखा होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है मैनग्रूव, ठीक है। सो ये जो मैनग्रूव और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है एक इकोटोन का एग्जाम्पल है। ये जो इकोटोन वाला एरिया होता है इट इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत होती है, ठीक है। तो ये इतना याद रखिए, जो इकोटोन होते हैं, जो इकोटोन वाला एरिया होता है उसमें जो स्पीशीज होते हैं बोथ इकोसिस्टम के होते हैं, एज वेल एज सम स्पीशीज विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिस्ट्रिक्टेड टू इकोटोन रीजन ओनली। तो जो स्पीशीज होते हैं इकोटोन वाले एरिया में, ठीक है, वहां पे आपको दोनों वैरायटी मिल जाएगी, दोनों इकोसिस्टम के स्पीशीज की वैरायटी मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, और वो भी वैरायटी मिलेगी जो बाकियों में नहीं मिलेगी, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस टू गेट द रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज? ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको रिड करने के लिए, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है? इज इट रिसाइकलिंग वेस्ट, बर्निंग वेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव? हाँ जी, बताइए। विच ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज? Okay, now it is actually recycling waste. It is recycling waste. Clear? So recycling एक best practice होती है to get rid of non-biodegradable waste. अब बरिंग में क्या होता है? बरिंग में will not have any effect on non-biodegradable waste. आप उसको दफना दे तो क्या होगा? प्लास्टिक का प्लास्टिक ही रहेगा, और बर्निंग से क्या होगा? पॉल्यूशन कॉज होगा। तो रिसाइकलिंग इज द बेस्ट मेथड। नाउ चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? ठीक है, ट्राइबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, रूरल एरिया ऑफ राजस्थान, टेहरी गढ़वाल मतलब उत्तराखंड वाला एरिया, दार्जिलिंग रीजन, ठीक है। सो चिपको मूवमेंट बड़ा ही फेमस मूवमेंट है, आपने इसका आंसर बताना है, क्या आपको लगता है?
ठीक है। चिपको मूवमेंट अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? हाँ जी बताइए। सो इट इज अल्टीमेटली दिस तेहरी गढ़वाल वाला जो रीजन था, यहाँ पे चिपको मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग जो थे उन्होंने एनसीईआरटी में पढ़ने को बहुत अच्छे से मिलता है इसके बारे में। इसमें 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ पे ज्योग्राफी में मिलता है कि जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने बेसिकली जो ट्रीज़ को चिपकना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो माफिया थे वो ज़बरदस्ती ट्रीज़ को काट रहे थे फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और वहाँ की जो महिला है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया अगेंस्ट द अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी वाले क्या कर रहे थे कि उनके जो मेल काउंटर पार्ट है, मतलब महिलाओं के जो हस्बैंड्स हैं या मेल है, उनको वो लिकर सप्लाई कर रहे थे ताकि वो लिकर में डूब जाए और उनका जो प्रोटेस्ट है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाए, राइट। सो ये चीज देखी गई थी, ठीक है। Which of the following is regarded as the main cause of groundwater contamination? Main cause of groundwater contamination: agricultural products, landfills, septic tanks या all of the above? ठीक है, all of the above। कौन सा मेन सोर्स है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का? हाँ जी बताइए। सो जो ग्राउंड वाटर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जैसे फॉर एग्जांपल जो मटेरियल जो लैंड सरफेस पे होता है वो कई बार क्या होता है, अल्टीमेटली वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। सो एक तो मटेरियल जो लैंड सरफेस पे है, इतना कई बार पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए होते हैं, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली नीचे चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में इन्वॉल्व घुल जाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो मैंने आपको बता दिया अभी। उसके बाद अनट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम द सेप्टिक टैंक्स जो है, एंड टॉक्सिक केमिकल्स जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में होते हैं, एंड लीकी लैंडफिल साइट जो होती है, दे ऑल्सो कॉन्टेमिनेट द ग्राउंड वाटर। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज गिवन बाय whom? कॉन्सेप्ट जो है बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट का वो किसने दिया था? इट इज एफ.बी. ओडम, इट इज एफ.बी. ओडम, जेम्स लवलॉक, रेचल कार्सन या नॉर्मन मेयर्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या चाहिए होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसने ये कॉन्सेप्ट को शुरुआत किया था। हाँ जी, सो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज गिवन बाय नॉर्मन मेयर, बाय नॉर्मन मेयर। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। 1988 में इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 10 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो हॉटस्पॉट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल प्लांट लेवल ऑफ प्लांट एंडेमिज्म देखने को मिलता है। मतलब इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हमें ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो बाकी जगह नहीं है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इनकी तादाद है, पहली चीज़, और इनका बहुत जल्दी से हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। आगे जाके कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो जिसे हम CI कहते हैं, उसने मेयर्स का जो हॉटस्पॉट का ये जो कॉन्सेप्ट था इसको अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद दे गेव अ ब्रॉड डेफिनेशन क्राइटेरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देन आफ्टर। नाउ ऑन अ विंटर डे most automobiles keep the passengers warm by using the heat generated by the engine. This use of heat byproduct from the gas engine is an example of what? ठीक है, सो विंटर्स में क्या है, ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, पैसेंजर्स को गर्म रखते हैं, हीट जो प्रोड्यूस होती है इंजन की
वो इंजन एज अ बाय प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है फॉर प्रोवाइडिंग द हीट टू द वार्म फीलिंग टू द पैसेंजर्स. नाउ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, को जनरेशन, न्यूक्लियर पावर या सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बताइए. हाँ जी, सो आप बताएंगे कि क्या इसका एग्जाम्पल है. दिस इज को जनरेशन. दिस इज को जनरेशन. को जनरेशन का मतलब क्या होता है? और अ कंबाइंड हीट एंड पावर. ये यूज किया जाता है हीट इंजन ऑफ अ हीट इंजन और अ पावर स्टेशन टू साइमल्टेनियसली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल हीट. ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हो और हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी के साथ साथ को जनरेशन इसे कहा जाता है. In case of a parasitic food chain, the shape of pyramid of number is always what? ठीक है, सो एनवायरमेंट का ये सवाल है. ये आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, वहाँ पे आपको ये पैरासिटिक फूड चेन मिलेगी. द नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए. अपराइट होती है, इन्वर्टेड होती है, लीनियर या नॉट सर्टेन. हाँ जी, बताइए. इन केस ऑफ अ पैरासिटिक फूड चेन द शेप ऑफ अ पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट, इन्वर्टेड, लीनियर या फिर नॉट सर्टेन. ठीक है, सो पैरासिटिक फूड चेन के अंदर जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. ठीक है, एज अ सिंगल प्लांट जो होता है, सिंगल प्लांट में सपोर्ट मेनी हार्बिवोरस एंड बर्ड्स एंड ईच वन ऑफ दीज इन टर्न में प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सेवरल हाइपर पैरासाइट्स. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. ठीक है, इतना आप याद रखेंगे. नाउ इट इज अ बिग क्वेश्चन. बिग क्वेश्चन है तो पढ़ लेंगे इसको पहले. Dung beetles live in region where cattle graze, quickly burying, recycling cattle droppings. Because of dung beetles' activities, breeding habitats for disease-carrying flies are reduced, and the plants upon which cattle feeds are nourished. The relationship between the dung beetles and disease-carrying flies is a type of mutualism, commensalism, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन या इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और एक बार पढ़ो फिर आंसर दीजिए. हाँ जी, सो म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म ये टर्म्स है, आपने इसको पढ़िएगा, ज़रूर इसको पढ़िएगा. म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है. कंपटीशन, कंपटीशन भी इंट्रा स्पेसिफिक होता है और इंटर स्पेसिफिक है. तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. सो डंग बीटल्स एंड डिजीज कैरिंग जो फ्लाइज होती हैं ये दोनों compete करती है सेम फूड के लिए. ठीक है, दैट इज कैटल ड्रॉपिंग. तो सिंस बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन ये डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करती है. ठीक है, सो इसीलिए इनका जो कंपटीशन है सेम फूड के लिए वो तो ठीक है, लेकिन इनकी स्पीशीज तो डिफरेंट है ना, इसीलिए कंपटीशन बट इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. राइट, तो इतना आप याद रखेंगे. क्लियर हो गया. तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड कोई भी डाउट क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं हु हैव क्वालिफाइड देयर एपीएफओ एंड सीएपीएफ एसी एग्जाम, दे आर ऑल वेलकम टू मेक श्योर कि आप इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम स्कोर लेकर आए. और इस स्कोर को लेकर आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. मॉक सेशंस लगाइए. अभी पीडिया आपके लिए मॉक सेशन लगा रहा है
और आपको डैफ की पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक दे रहा है. सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक द बेनिफिट, राइट. सो आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू.